नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहां से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर अतीक अहमद का काफिला तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ माना यह जा रहा है कि शाम होने तक अतीक अहमद यहां पर पहुंच आएगा और उसके बाद इसी के साथ ही पुलिस के लिए एक अलग तरह की चुनौतियां प्रस्तुत हो जाएंगी। यही वो इलाहाबाद प्रयागराज है जहां पर अतीक अहमद ने अपने काले कारनामों का साम्राज्य खड़ा करके रखा हुआ था। इसी इलाहाबाद से उसने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी और प्रयागराज में तब्दील होते होते नाम अतीक अहमद का ये जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। चेहरे पर खौफ साफ तौर से उसके देखा जा सकता है। 1300 किलोमीटर की उसकी यात्रा की कवरेज लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं आपको। अहमदाबाद के साबरमती जेल से शुरू हुआ ये काफिला आपको बताते चले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होता हुआ अब काफी तेजी से इस वक्त प्रयागराज की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है शाम के 5 बजे के आसपास अतीक अहमद का ये काफिला यहां पर पहुंच जाएगा। समाजवादी पार्टी का सांसद रहते हुए उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे राजू पाल हत्याकांड के और उसके बाद उमेश पाल की जिस तरह से उसने लगातार उमेश पाल के मामले में हम सब ने देखा हाल ही में फरवरी में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन गवाह को डरा धमका कर कोर्ट में ले जाने इस मामले में 17 साल के बाद आज फैसला आना है। इसी पर बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली जहां पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो चली है। काले कपड़ों में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता नजर आए। सत्यमेव जयते के साथ ही वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद आक्रामक मुद्रा में लोकतंत्र खत्म हो रहा है बीजेपी पर इसका आरोप लगाते हुए आज प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। पूरे दिन सुबह से ही ताबड़तोड़ हमले बीजेपी के ऊपर जारी हैं। इन सबके बीच आपको ये बताते चले टीएमसी अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ खुले तौर पर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज टीएमसी के तमाम नेता भी संसद भवन में देखे गए। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। काले कपड़े में नेता आज नजर आए और वो बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आज इन हमलों के जरिए अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या है संदेश और आगे का एक्शन क्या रहने वाला है? पीछे की तस्वीरें दिखाइए और जानकारी भी दीजिए आप अमित। चित्रा मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से। हमने कई सारे विरोध प्रदर्शनों को कवर किया है, प्रोटेस्ट को कवर किया है, लेकिन ये आज अनोखी तस्वीर दिख रही है जंतर मंतर से। सुबह से आईवाईसी का प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पे और उसके बाद श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अगर आप राहुल गांधी से प्यार करते हैं तो बैरिकेड्स को तोड़ के संसद घेराव करने के लिए चलिए। और उसके बाद कुछ अनोखी तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है। आमतौर पे कभी भी दिल्ली पुलिस के जवान या पैरा फोर्सेस के जवान बैरिकेड्स के दूसरी तरफ छलांग लगा के टॉस नहीं करते हैं प्रदर्शनकारियों को, लेकिन आपको जंतर मंतर से तस्वीरें दिख रही हैं जहां पे पुलिस वाले और जो पैरा फोर्सेस के जवान हैं वो दूसरी तरफ खुद चले गए चढ़ के बैरिकेड्स को और उठा के कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर फेंका जा रहा है। और जैसे ही वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट वाले खेमे से दूसरी तरफ आ रहे हैं, उनको पुलिस यहां से डिटेन करके बसों में भर के ले जा रही है। ये बहुत ही रेयर विजुअल्स हैं। हमने देखा है कि आमतौर पे जब बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश होती है, बैरिकेड्स को तोड़ के प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ आते हैं तो पुलिस वाले फिजिकली रिमूव करते हैं प्रोटेस्ट साइट पे। यहाँ पे बहुत अलग तस्वीरें आई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले डिटेंशन की प्रक्रिया ट्रेडिशनल तरीके से रखी गई, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स ने लीड करके खुद बैरिकेड्स को जंप किया और उसके बाद एक एक करके यहाँ देखिए इधर विजुअल्स में जगन्नाथ को मैं कहूंगा अंदर की तस्वीरें आपको जंतर मंतर के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये आईवाईसी का प्रोटेस्ट वेन्यू है, वहां पे पुलिस वाले भरे हुए हैं और यहीं से उठा के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। मैं अंदर जगन्नाथ को कहूंगा मेरे साथ अंदर आए, आपको तस्वीरें दिखाएं कि आखिरकार चित्रा यहाँ जंतर मंतर पे क्या चल रहा है जहाँ संसद घेराव का कार्यक्रम होना था। देखिए उस तरफ डिटेंशन के लिए गाड़ियां लगी हुई हैं, बैरिकेड्स हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर के इसी छोर से इन बैरिकेड्स को छलांग मारकर तोड़ के संसद घेराव मार्च कैरी आउट करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में उनको डिटेन ट्रेडिशनल तरीके से किया गया, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें आई जहां पे खुद दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स बैरिकेड पे चढ़े हुए आपको दिख रहे हैं और दूसरे छोर पे आके फिजिकली उनको
टॉस किया जा रहा है, एक तरह से हवा में उठा उठा के दूसरी छोर पे फेंका जा रहा है और जैसे दूसरे छोर पे ये कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनको तुरंत डिटेन किया जा रहा है। जगन्नाथ को मैं कहूंगा वो आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहे किस तरह का सड़क पर संघर्ष चल रहा है यूथ कांग्रेस का, युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस ने कहा था कि हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इस मामले को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। एक तरफ संसद में जैसा कि आप बता रही थी बिल्कुल एकजुट दिख रहा है विपक्ष, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस मामले को कहीं भी देखिए झंडे किस तरह से नीचे गिरे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी यहां तक लेके आए थे और इन विजुअल्स को देखिए समझिए ये जो आज का पूरा आपके पास आपको बताते चले कि एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी जमकर बवाल हो रहा है। कुल मिलाकर संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने की पूरी कोशिश यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। और इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले, ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जंतर मंतर पर कांग्रेस का किस तरह से विरोध चल रहा है वो तस्वीरें आपके सामने है। जबरदस्त वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं राज्यसभा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई क्या चल पाएगी ये मोशन मूव द बिल बी रिटर्न। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी रिटर्न। दोज इन फेवर प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट प्लीज से I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of appropriation bill 2023 to vote. The question is राज्यसभा में भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से कैसे चलेगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। सीधे रुख कर लेते हैं एक बार फिर से जंतर मंतर का। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पर एक तरफ शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के ये युवा कार्यकर्ता करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस से लगातार उनकी झड़पें भी हो रही हैं। लोगों से बातचीत कीजिए आप और तस्वीरें भी दिखाइए। अमित। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, मैं आपको अब उस जगह तक ले आया हूं जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था यूथ कांग्रेस का। ये देखिए मेरे ठीक पीछे मंच लगा हुआ है, यूथ कांग्रेस का मंच लगा हुआ है और किस तरह से लोगों को अब खदेड़ा जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो बैरिकेड्स को तोड़ के संसद घेराव मार्च की तरफ जाना चाहते थे, उनको डिटेन किया गया। मैंने आपको पहले आज तक पे हमने विजुअल्स दिखाए कि कैसे पुलिस वालों ने खुद बैरिकेड्स को चढ़ के दूसरी तरफ आए और उछाल के कांग्रेस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूसरी तरफ फेंका जा रहा था, उनको डिटेन किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोटेस्ट साइट है उसकी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल रेयर ये तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, जहां पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो ये जवान है, सीआरपी के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब यहाँ से दूसरी तरफ से भी निकाल रहे हैं। वो कार्यकर्ता जो बैरिकेड्स नहीं तोड़ के जाना चाह रहे थे उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आमतौर पे चित्रा ये होता है कि पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ इंतजार करती है और अगर कोई प्रोटेस्टर बैरिकेड्स को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वैसे में पुलिस वाले उनको डिटेन करते हैं। लेकिन आज एक अलग तस्वीर आपको देखने को मिली जहां पे पुलिस वाले खुद बैरिकेड्स को क्रॉस करके दूसरी तरफ आए इनको डिटेन करने के लिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के लिए। चित्रा, अब ये स्थिति कब तक बनी रहेगी ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आप देखिए कैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आपने देखी। ये गतिरोध कब तक यूं ही चलता रहेगा, बड़ा सवाल ये है आगे ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को क्या राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कम से कम विपक्षी एकता राहुल गांधी के मुद्दे पर इस वक्त जरूर बनती हुई राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। एक बार फिर से लौटते हैं प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है और आपको बता दें इसी प्रयागराज में, इसी इलाहाबाद में अतीक अहमद की एक वक्त तूती बोलती थी, लेकिन आज उसके भीतर खौफ कितना है कि रास्ते से जिन जिन हिस्सों से वो गुजरता हुआ आ रहा है, जब उसको नीचे उतरना पड़ रहा है तो हर वक्त उसके चेहरे पर वो डर और दहशत देखी जा सकती है। 2005 के एक मामले में अतीक अहमद की आपको बताते चले कि यहां पर पेशी होनी है कल एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसको लेकर साबरमती जेल से कल 5:45 बजे जो गुजरात के साबरमती जेल से निकली एसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश की और बुंदेलखंड के हिस्से से होती हुई काफी तेज गति से
आगे की ओर बढ़ती हुई प्रयागराज से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है और माना जा रहा है शाम 5 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। जरा सोचिए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं, छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखा गया है। अतीक अहमद के साथ काफिले में जितने भी पुलिस वाले चल रहे हैं उनमें से 5 को छोड़कर किसी के पास भी मोबाइल नहीं है। आपको बताते चले जिस एसटीएफ की टीम उनके साथ चल रही है, लेकर आ रही है, उनमें से ज्यादातर की नियुक्ति 2 दिन पहले ही की गई है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले को कितना गोपनीय रखा गया था और अतीक अहमद को सजा दिलाने को लेकर किस तरह की कोशिशें यहां पर प्रयागराज में लगातार की जा रही हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा ने अतीक अहमद की बहन से भी बातचीत की, लगातार काफिले के साथ वो बने हुए हैं। अतीक कहां पहुंचा अतीक अहमद का काफिला और प्रयागराज तक कब तक पहुंचने की उम्मीद है? देखिए तकरीबन 200 किलोमीटर बचे होंगे चित्रकूट, जहां इस वक्त अतीक अहमद का काफिला है। चित्रा यहां से चित्रकूट 75 किलोमीटर दूर है। बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फिलहाल अतीक जो है उसका काफिला चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भारी सुरक्षा के बीच लेकर जा रही है। तो ये माना जाए कि तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर प्रयागराज वो अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच सकती है। लेकिन भारी सुरक्षा देखने को मिली इस बीच, गाड़ियों का काफिला। और जब आपको बताऊं कि जब उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर दाखिल हुई तब कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने भी सांस में सांस ली और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस और जिन स्टेट से होकर ये काफिला आ रहा था उन स्टेट की पुलिस ने भी सांस में सांस ली। और जैसे जैसे प्रयागराज बेहद करीब आ रहा है, कहीं ना कहीं अतीक अहमद भी राहत की सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच झांसी में आज तक ने अतीक अहमद की बहन से बात की। अतीक अहमद की बहन ने आशंका जताई कि उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है। मैं आपको बताऊं, न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसका भाई जो है वो भी इस मामले में आरोपी है, उसे भी बरेली जेल से शिफ्ट किया जा रहा है लखनऊ की तरफ। और बकायदा आपको बताऊं 2006 का ये पूरा मामला है जब उमेश पाल को किडनैप किया गया था। हालांकि 1 साल बाद इतना रसूख, इतना भय था अतीक अहमद का कि 1 साल बाद उमेश पाल ने एफआईआर दर्ज करवाई और यही वो केस था जिसमें उमेश पाल गवाही देकर आ रहे थे जब अतीक अहमद के गुर्गों ने, और आरोप है कि उसके बेटे ने गोलियां मारकर, बम मारकर हत्या कर दी। तो 18 साल बाद फैसला आना है। 4 साल बाद अतीक अहमद यूपी प्रयागराज जा रहा है। काफिला लगातार चल रहा है और 75 किलोमीटर दूर लगभग चित्रकूट है, उसके बाद प्रयागराज आएगा। फिलहाल जो जज है उसने बकायदा ये कहा है कि अतीक अहमद हाजिर हो, लिहाजा 28 मार्च को 11 बजे प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा भारी सुरक्षा के बीच, क्योंकि अतीक अहमद की बहन ने भी आशंका जता दी है कि एनकाउंटर हो सकता है। खुद अरविंद मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सोचिए जिस प्रयागराज में उसकी एक वक्त पर तूती बोलती थी, उसने किस तरह से अपनी राजनीतिक जमीन यहां पर मजबूत कर ली थी। 5 बार से लगातार वो विधायक एक वक्त पर था। जो सांसद चुना जाता है साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर, 2005 में बीएसपी के एक विधायक की हत्या होती है, सीधा आरोप अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर लगता है। 2007 में जो उसका एकमात्र चश्मदीद गवाह था उसको डराने धमकाने के आरोप लगते हैं और उसी के खिलाफ 2007 में मामला दर्ज किया जाता है। आप सोचिए अतीक अहमद की आज की स्थिति क्या है। डर और दहशत का आलम उसके चेहरे पर साफ साफ, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर का डर उसके परिवार की ओर से बार बार जताया जा रहा है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो इस काफिले में सबसे आगे उनकी गाड़ी इस वक्त चल रही है। रवीश अपने जरिए जरा तस्वीरें दिखाइए। महोबा, बुंदेलखंड के महोबा में इस वक्त आप लोगों की गाड़ियां गुजरती हुई आगे बढ़ी हैं। तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी क्या कुछ चल रहा है। कितनी गाड़ियां हैं पुलिस वालों की, कितने अधिकारी साथ में चल रहे हैं, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? रवीश जी बिल्कुल चित्रा, बहुत ज्यादा देर न करते हुए सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो सिर्फ आज तक के कैमरे में कैद हो रही है, क्योंकि उस काफिले के आगे सिर्फ आज तक की ही गाड़ी है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से कि अमरीश से कि वो एक बार दिखाए कि किस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे तेजी से ये काफिला आगे बढ़ रहा है प्रयागराज की तरफ। यहाँ से करीब 3 घंटे का सफर और बाकी है और ये गाड़ियां आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगी प्रयागराज। कुल मिला के देखा जाए तो देखिए, गुजरात से जब से निकली है एसटीएफ की टीम यूपी पुलिस की, तब से लेकर के झांसी आने तक हर बार गाड़ियों का काफिला बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि पहले सिर्फ 3 गाड़ियां थी जिसमें एक बोलेरो जीप थी और 2 पुलिस वैन थी जिसमें एक पुलिस वैन में अतीक अहमद सवार था। ये पूरी तीनों गाड़ियां जो है
गुजरात पुलिस, इसके बाद राजस्थान पुलिस और फिर मध्य प्रदेश पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर के 3 राज्य की सीमाओं को पार करके झांसी पहुंची है। लेकिन झांसी आने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश आते ही इस काफिले को अपनी गृह राज्य पुलिस का साथ मिला, तो अब गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। करीब 7 गाड़ियां यूपी पुलिस की हैं और उसके पीछे अगर आप देखें तो वो 2 जो पुलिस वैन आपको दिख रही हैं नीली कलर की, इन्हीं नीली रंग की पुलिस वैन में एक में अतीक अहमद इस वक्त मौजूद है। यानी वो अतीक अहमद जिसकी एक समय तूती बोला करती थी, जो बड़े बड़े व्यवसायी उद्योगपति जिसके नाम से कांपते थे उत्तर प्रदेश में, वो आज इसी पुलिस वैन में आप देखिए, जिसमें ना एसी है, भोग विलासिता आलीशान जिंदगी जीने वाला अतीक अहमद आज इस पुलिस वैन में चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच बिना एसी में सफर कर रहा है प्रयागराज की ओर। और आपको बता दें कि ये अतीक अहमद का जो काफिला है, ये फिलहाल बांदा महोबा के पास से होकर के गुजर रहा है और शाम करीब 5:30 बजे के आसपास इसके प्रयागराज पहुंचने के आसार है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस काफिले के बिल्कुल सामने से, आगे से दिखा रहे हैं। और कोटा से जब से हमने इस काफिले के साथ चलना शुरू किया है, हमने यही तस्वीरें सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अफसर इस समय मौजूद हैं, वो पूरे रास्ते उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। हमने उनसे राजस्थान में भी बात करने की कोशिश की, हमने शिवपुरी जब मध्य प्रदेश पहुंचे तब भी बात करने की कोशिश की, यहां तक कि झांसी में जब पुलिस लाइन लेकर के गए थे अतीक अहमद को, तब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। कुछ देर पहले झांसी से निकलने के बाद भी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हमने चढ़ाई नहीं की थी, उससे पहले ये गाड़ियों का काफिला पेट्रोल पंप पर रुका था, वहां पर भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी अफसर कैमरे पे आकर के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस वो इतना ही कर रहे हैं कि मीडिया कर्मी या अगर कोई और गाड़ी इस काफिले के बीच में आने की कोशिश करती है तो हूटर बजा के, सायरन बजा करके उसे किनारे कर दिया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस कप्तानों को, सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि ये काफिला बिना किसी रुकावट के सीधे प्रयागराज पहुंचना चाहिए। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे भले ही कोई यातायात इस वक्त नहीं है तो इन गाड़ियों को दिक्कत नहीं आ रही हो, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले जितने भी हाईवे पे कट आ रहे थे, जितने भी कट टर्निंग पॉइंट आ रहे थे, जहां से आशंका जताई जा सकती थी कि वो काफिले में कोई आ सकता है या कोई व्यवधान आ सकता है, वहां सब जगह पुलिस को पहले ही तैनात किया गया था। तो भारी सुरक्षा के बीच चित्रा अब प्रयागराज अपने अंतिम पड़ाव की ओर ये काफिला पहुंचता जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलते हुए। बिल्कुल, तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी और रह गई है प्रयागराज से। बुंदेलखंड से होता हुआ ये काफिला काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ महोबा बांदा आपको बताते चले, जिस हिस्से से इस वक्त अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा है। एक वक्त पर डाकू ददुआ का वहां पर वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन वो बीते दौर की बात हो चुकी है। और जिस हिस्से में प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी हो, चाहे प्रयागराज और उसके आसपास की बात करें या फिर पूर्वांचल की बात करें, एक वक्त पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का यहां पर खौफ हुआ करता था। लेकिन आज सोचिए, उसी गैंगस्टर के चेहरे पर खौफ साफ साफ देखने को मिल रहा है। परिवार वालों के साथ ही जब साबरमती जेल से उसने भी चलना शुरू किया था, तो उसकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि कोर्ट की आड़ में किस तरह से उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, इस तरह की बातें उसकी ओर से कही गई। हालांकि जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होता है, फिर वो कहता है कि किस बात का डर। कुल मिलाकर आज की स्थिति इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, एक वक्त पर जिसका खौफ हुआ करता था वो किस तरह से डरा हुआ, डरी हुई भीगी बिल्ली की तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। ये गैंगस्टर है, 100 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हैं। 2005 में एक विधायक की हत्या करने का जिसके ऊपर आरोप है, वो डर के मारे इस वक्त करा रहा है और उसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीम प्रयागराज में कुछ ही देर के बाद दाखिल होगी। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताते चले, साबरमती जेल के बाहर से ही लगातार अतीक अहमद की बहन ने भी अपनी गाड़ी के साथ चलना शुरू किया। उसको डर है कि उसके भाई का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल की पत्नी, जो एक वक्त पर विधायक भी रह चुकी हैं, उनकी ओर से इंसाफ की उम्मीद जगी है। दोनों ही पक्षों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलती है आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी जी बिल्कुल, हमने भी देखा। हाँ, हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। आपको लगता है क्यों आप काफिले के साथ हैं? आशंका है, आशंका है, अभी ठीक है, आशंका है, आशंका। किस चीज की आशंका है? एनकाउंटर की आशंका है। एनकाउंटर की आशंका है। और कहाँ से आप पीछे पीछे आ रही हैं? गुजरात से। कारावास ना दे, मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। मैं ये नहीं जानती कि गाड़ी पड़नी चाहिए या नहीं, मैं ये जान रही हूँ कि उन्हें उचित दंड दिया जाए जो उसके मैंने उसके वो हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे आदमी को निर्मम हत्या करवाई है।
प्रयागराज की तरफ अतीक अहमद का काफिला काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ। यूपीएसटीएफ की टीम उसके साथ है, लेकिन उसके परिवार को अतीक के एनकाउंटर का डर सता रहा है। आखिरकार माफिया डॉन अतीक को यूपी आना ही पड़ा। पुलिस का काफिला तेजी से यूपी सीमा की ओर बढ़ रहा है। झांसी के रास्ते अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। 26 मार्च शाम 5:40। उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी अतीक को कल शाम साबरमती जेल से लेकर यूपी पुलिस निकली। शाम 7:05 तक गाड़ियों का काफिला हिम्मतनगर पहुंचा। ठीक 30 मिनट बाद यानी शाम 7:35 पर अतीक को लेकर पुलिस शामलाजी रतनपुर बॉर्डर पहुंच चुकी थी और लगातार गाड़ियां आगे की ओर दौड़ रही थी। रात 9:06 पर वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया, यात्रा रोकी। अतीक अहमद वहां दिखा, पुलिस की मुस्तैदी थी। देखिए, यूपी पुलिस की जिम्मेदारी पर है अतीक अहमद। तो यूपी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो मीडिया है वो यूपी पुलिस से दूर रहे और अब जो है काफिला यहाँ से आगे बढ़ रहा है। ये उदयपुर के बीच का रास्ता है जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अब यूपी पुलिस ने अतीक अहमद को गाड़ी के अंदर बिठा दिया है और गाड़ी लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। रात करीब 10:30 बज चुके थे। पुलिस एक पेट्रोल पंप पर रुकी, गाड़ियों में तेल भरवाया। कुछ मिनट बाद सफर फिर शुरू हो गया। रात 12:40 पर काफिला चित्तौड़गढ़ के रेठौला चौराहे से निकला। यूपी पुलिस का जो अतीक अहमद को लेकर ये काफिला जो निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है और ये यहाँ से इस समय जो है ये कोटा की तरफ निकला है और ये पूरा 40 गाड़ियाँ हैं जो पुलिस की गाड़ियाँ यूपी पुलिस को लेकर। आज तक संवाददाता गोपी घांघर काफिले के साथ मौजूद थी। यहाँ से कोटा अभी 170 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के इस वक्त 12:40 हो रही है और अतीक अहमद का काफिला जो है वो अब चित्तौड़गढ़ से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं जो पूरा काफिला है राजस्थान पुलिस की सुरक्षा के साथ, क्योंकि अतीक अहमद को सुरक्षित तरीके से कोर्ट में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो राजस्थान पुलिस की जो सुरक्षा है उसके साथ यहाँ से करीब चित्तौड़गढ़ से कोटा का जो सफर है 170 किलोमीटर का ये जो सफर है वो अब तय किया जाएगा। रात 1:32 पर कोटा के बस्सी टोल से अतीक को लेकर पुलिस निकली। बस्सी टोल से करीब 1.5 घंटे बाद अतीक के साथ पुलिस अब कोटा के धनेश्वर टोल प्लाजा पहुंच चुकी थी। रात 3:30 बजे पुलिस की गाड़ियों ने कोटा चंबल हैंगिंग ब्रिज को भी पार कर लिया और अब भी ये सफर जारी है। नौबत इसी बस में है, जो पूरा सुरक्षा की जो बस है वो एक पीछे लगी हुई है, जो दूसरी बस है वो यहाँ आप देखिए यहाँ रोक दिया गया है काफिला। कोटा के हैंगिंग ब्रिज से जस्ट पहले रोका गया है। देखिए यहाँ से चल पड़ा है कि जो काफिला है हम आपको दिखाना, देखिए ये जा रहा है, आप देख सकते हैं जो काफिला वो गया है। सुबह होते होते काफिला मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गई। करीब 7 बजे अतीक को लेकर टीम मध्य प्रदेश पहुंची। आधे घंटे बाद ही अतीक को लेकर काफिला शिवपुरी पहुंच गया। और अभी भी अगर देखें तो ये वो वैन है, पुलिस वैन, जिसके अंदर अतीक मौजूद है। और अब हम बढ़ रहे हैं शिवपुरी जिले के करेरा की तरफ। करेरा यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है और उसके बाद एक कुदराया करके एक जगह आएगी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का आखिरी हिस्सा है। उसके बाद झांसी की सीमा शुरू हो जाएगी, झांसी यानी उत्तर प्रदेश। और अब आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पास आते जा रहा है, इस काफिले की रफ्तार और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब मंजिल यूपी है। झांसी के रास्ते अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा, जहां पुलिस लाइन में अतीक को रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर अतीक अहमद का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गुजरता हुआ काफी तेजी से आगे आ रहा है। कल उसकी कोर्ट में, यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है और फिर उसके गुनाहों की सजा जो है वो जज की ओर से तय की जाएगी। लेकिन प्रयागराज को इंतजार है इंसाफ का, उमेश पाल के परिवार को इंतजार है इंसाफ का, राजू पाल के परिवार को इंसाफ का इंतजार है और सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि जब उसकी पेशी की जाती है तो फिर उसकी ओर से अपना पक्ष क्या रखा जाएगा। आपको बताते चले 100 से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन एक भी मामले में उसको पूरी सजा मिली नहीं। यही कारण है कि लगातार जो इंसाफ की उम्मीद थी वो टूटती भी चली गई, लेकिन आज कम से कम परिवारों को इंसाफ की उम्मीद लगी है जिनके घर पर अत्याचार हुए हैं। और इसी वजह से फिलहाल काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होता हुआ ये काफिला अब काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल शाम 4:45 बजे के करीब साबरमती जेल से, अहमदाबाद से उसका काफिला चलना शुरू हुआ था और इस वक्त वो महोबा में बुंदेलखंड में है और काफी तेजी से यूपीएसटीएफ उसको लेकर अब सीधे प्रयागराज पहुंच रही है। अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 2004 में अतीक अहमद ने यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसके पहले अतीक इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था, लेकिन सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान होता है। इसी सीट से सपा ने सांसद अतीक के बेटे अशरफ को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बसपा उम्मीदवार राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया था और पहली बार विधायक बने बीएसपी के राजू पाल की कुछ ही महीने के बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी मामले में आपको बताते चले अतीक अहमद को लेकर अब जो गवाही दी गई थी राजू पाल की ओर से, उस मामले में एफआईआर 2007 में राजू पाल की ओर से दर्ज कराई गई थी, लेकिन फरवरी में उनकी हत्या कर दी जाती है इसी 2023 में, जिसको लेकर ये मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन परिवार को अब इंसाफ की उम्मीद है। इस पूरे मामले में उमेश पाल की पत्नी की ओर से अपनी भावनाएं कैसे जाहिर की गई इतने लंबे वक्त के बाद ही, लेकिन इंसाफ की किस तरह से दरकार है उनको सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार नामजद है और उसमें से कई लोग फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन अतीक अहमद को गुजरात जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। हम इस वक्त उमेश पाल की पत्नी के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि अतीक अहमद को अब प्रयागराज गुजरात जेल से लाया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? गुजरात जेल से लाया जा रहा है, अच्छा है। कम से कम यूपी में आकर के जो इसने कार्रवाई, इसका जो दंड देने का है सिलसिला वो ख़त्म हो, कि ये इसका खात्मा हो जाए। कम से कम ये ख़त्म हो जाए तो ना ही ये किसी पे अत्याचार कर सकेगा। जिस तरह से आज मेरे साथ हुआ है, इस तरह से इनका खात्मा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आएगा तो किस तरह की सज़ा की मांग करेंगी आप? इन्हें मैं तो उचित दंड यही दूंगी कि ये जिस तरह से आज मैं अपने आदमी के लिए बेबस हूँ कि मेरा आदमी दिन दहाड़े इन्होंने आकर के हत्या करवाई, मैं चाहती हूँ कि इनकी भी हत्या हो जाए। अतीक अहमद जब गुजरात जेल से निकला तो उसने कहा कि ये लोग मेरी हत्या करा देंगे। आप क्यों डर लग रही है? करने से पहले मेरी एक बार सोचा था कि उमेश पाल तुम्हारी कुछ किया था उसने, वो सिर्फ न्यायपालिका से जाकर गुहार कर रहा था, अब वहीं से उसने किया था, तो तुमको भी न्यायपालिका ही तक सीमित रखनी चाहिए थे। मेरे दरवाजे तक आकर के मेरे घर परिवार, मेरा समाज सारा जो आज बिखर गया है, वो बिखरने का कारण तुम ही हो। तो तुमको भी इसी तरह से होना चाहिए कि तुम भी जो तुम्हारा साम्राज्य बना था वो भी बिखर जाए। उसको डर है क्या गाड़ी पलट सकती है? अब उसको डर है या नहीं डर है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ न्याय करेंगे, मैं ये जान रही हूँ। जिस तरह से एक परिवार आपका बिखरा है और अब वो प्रयागराज आ रहा है, तो क्या कहेंगी कि उसको किस तरह की सज़ा आप चाहती हैं? मैंने सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। बाबा जी मेरा उचित न्याय करवाएंगे। मैं ये जानती हूँ कि वो मेरे कष्ट को वो बहुत बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि आज मैं जो है किस कंडीशन में हूँ। मेरे साथ मेरा कोई बड़ा सदस्य नहीं है, मैं अकेले इस घर की रह गई हूँ और इसका बाबा जी सब देखेंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ। क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है? अब प्रयागराज ला रहे हैं? बिल्कुल न्याय मिल रहा है मुझे ये लग रहा है कि बाबा जी मेरी बात पूरी करेंगे, मेरी बात को मान रखेंगे वो लोग।
उमेश पाल की पत्नी को आप सुन रहे थे। इंसाफ की उम्मीद उनको जगी है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जब दाखिल हुआ अतीक अहमद का काफिला झांसी से गुजरता हुआ एक पेट्रोल पंप जब वो पहुंचा हुआ था, डर और दहशत, जहां पर भी गाड़ी रुकती थी डर और दहशत का आलम साफ साफ इस कुख्यात गैंगस्टर के चेहरे पर देखने को मिल रहा था। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विजुअल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस कर्मियों को रखा गया है। ये खुला हुआ है, कुछ लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि लंबा सफर उन्होंने तय किया है। साबरमती जेल से आ रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये विजुअल्स हैं अंदर के उस वैन के। ये पुलिसकर्मी लगातार साबरमती जेल से चल रहे हैं। क्या कुछ अतीक बोला रास्ते में आप लोगों से? क्या अतीक ने रास्ते में नहीं बोला? कुछ नहीं, कुछ हमसे मतलब कुछ तो बताइए, कुछ क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। अच्छा, क्या हाव भाव था अतीक का? ठीक, डरा हुआ है अतीक? नहीं अतीक डरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बातचीत करी उन पुलिसकर्मियों से जो लेकर अतीक को आए हैं। और ये देखिए वैन, आइए पीछे चलते हैं। और अब इस गाड़ी में पेट्रोल पड़ेगा और ये गाड़ी ठीक अतीक के पीछे चलेगी। जैसा कि पुलिसकर्मी ने बताया कि अतीक अहमद डरा हुआ है और फिलहाल उनके हिसाब से चीजें अभी ठीक चल रही हैं। आइए इस तरफ चलते हैं। और ये वो वैन है सामने जहां पर जिसमें अतीक इसमें इसी वैन में है। और हम कोशिश करेंगे। अतीक अहमद कुछ कहना चाहते हैं? तो अतीक अहमद बताया जा रहा है कि आगे की तरफ है और इस वैन में इस तरफ बैठे हुए। अतीक अहमद कुछ कहना चाहते हैं आप? आइए और दिखाते हैं इस विजुअल्स आपको हम यहाँ से। ये पुलिस व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं अलग से और ये वो वैन है जिसके अंदर अतीक अहमद है। आप देख सकते हैं यूपी 70 AG 4078 इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर रुकी है, लगभग 12:15 का समय है। पिछले 10 मिनट से गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है। आगे की गाड़ी जिसमें अतीक बैठा है उसमें पेट्रोल भर चुका है, जबकि जो पीछे की गाड़ी है उसमें पेट्रोल भर रहा है। जिसके बाद ये काफिला एक बार फिर यहाँ से निकलेगा और प्रयागराज तक पहुंचेगा। आपको हम क्लोज एक बार फिर से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये आगे वाला जो आप देख रहे हैं वैन वज्रवाहन, इसमें अतीक सवार है। इसके आगे आप चलिए, ये दूसरा जिसमें हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी पुलिस कर्मियों से जिन्होंने जानकारी दी थी और बताया था कि अतीक का क्या हाव भाव रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी आराम कर रहे थे और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह के लोगों के पास गन्स हैं। ये कौन सी गन है सर? तो देख सकते हैं ये वेल इक्विप्ड जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो पुलिस के पास किस तरह के, वो भी देखने लायक है। और ये वो व्हीकल है जिससे हमने बातचीत करी थी, जिन पुलिसकर्मियों ने हम लोग को बताया था। और यहाँ पर आके देखते हैं तो ये फिलहाल गेट यहाँ पर बंद किया गया है। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देख रहे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से काफी तेजी से अतीक का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ 5-5:30 बजे के करीब प्रयागराज में ये काफिला दाखिल होगा। यूपी एसटीएफ लेकर आ रही है अतीक अहमद को, इसी प्रयागराज में जिसकी कभी आपराधिक मामलों को लेकर तूती बोलती थी, लोग उससे डरते थे, लेकिन आज वही अपराधी किस तरह से डरा हुआ है इन तस्वीरों में आपने देख लिया। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। समर, सबसे पहले ये बताइए, आपने गौर से देखा अतीक अहमद को, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही? क्योंकि 100 से ज्यादा आपराधिक मामले जिसके ऊपर दर्ज हों, सांसद रहते हुए जिसके ऊपर हत्या के आरोप लगे हों, इसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में डराने धमकाने कई मामले उसके ऊपर दर्ज होते हैं, लेकिन कभी उसके खिलाफ खुलकर आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन आज इतने वक्त के बाद उसी अतीक अहमद का क्या हाल हो गया है, ये तस्वीरें सामने हैं। आपने बिल्कुल करीब से देखा है, हाव भाव क्या रहे, क्या कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा था अतीक अहमद? चित्रा देखिए, अतीक अहमद के अगर हम हाव भाव की बात करेंगे, जब साबरमती जेल से अतीक अहमद निकला था उस वक्त उसने कहा था कि यूपी पुलिस मुझे मार देगी। लेकिन जब उसके बाद काफिला चला तो वो सहमा था, अतीक अहमद डरा हुआ था, लगातार डरा हुआ था। वो जितनी बार गाड़ी से निकला उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसको इस बात का डर था कि वो कहीं मार ना दिया जाए, कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए, कहीं विकास दुबे की तरह गाड़ी ना पलट जाए। पर एक दफा मूवमेंट ये भी आया जब एमपी बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और उस वक्त वो जब उसको गाड़ी से उतारा गया था तो उससे सवाल किया गया कि अतीक अहमद क्या डरा हुआ है, तो उसने जवाब दिया डरेंगे काहे। तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, शायद जो मीडिया वालों के कैमरे थे उसको देखकर थोड़ी सी बदली भी थी। शायद उसको लग रहा था कि ये सब चीजें लाइव दिखाई जा रही हैं तो मेरी गाड़ी नहीं पलटेगी, मुझे खतरा नहीं होगा। शायद वो ये भी भूल चुका था कि जब विकास दुबे ने गन छीनी थी और उसका इनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी मीडिया सारा पीछे ही था। फिलहाल ये चर्चा का विषय है। पर प्रयागराज जिस तरह से गाड़ी बढ़ रही है, आप मानकर चलिए लगभग 6 बजे ऐसा लगता है ये काफिला पहुंच जाएगा, क्योंकि जालौन
क्रॉस हो चुका है, बांदा लगभग क्रॉस हो चुका है। हमारी मौजूदगी अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है। तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश मैं करूंगा, कैमरा में नीरज तस्वीर एक बार दिखाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी आज तक ठीक पीछे है, यानी जो वज्र वाहन है जिसमें अतीक सवार है उसके ठीक पीछे इस वक्त आज तक मौजूद है। और आप तस्वीर देखिए, ये दोनों वज्र वाहन है, इसमें से एक वज्र वाहन है जिसके अंदर से आज तक ने रिपोर्ट दिखाई थी, पुलिस कर्मियों से बातचीत की थी, और दूसरा वज्र वाहन जो आप सामने देख रही हैं उसमें अतीक अहमद सवार है। उसमें लॉक लगाया गया, ताला लगाया गया है। खतरा देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इसमें ताला लगा दिया गया है। केवल एक विंडो आपको खुला नजर आएगा जिसमें आपको एक पुलिसकर्मी नजर आएगा, बाकी पूरे वज्रवाहन को कपड़े से ढक दिया गया है। पुलिस ये तक नहीं चाहती है कि अतीक अहमद कैमरे के सामने भी आए, कुछ बोलना तो खैर दूर की बात है। उस वजह से पूरे वज्रवाहन को कपड़े से कवर कर दिया गया है और लगभग 80 की स्पीड में ही शुरुआत से साबरमती जेल से लगभग 80 की स्पीड मेंटेन करके ही पुलिस इस काफिले को ले जा रही है। ओवर स्पीडिंग भी नहीं करी है, 80 की स्पीड रखी है। और एक्सप्रेसवे इसलिए लाए हैं, हालांकि रूट उनके पास और भी थे, चाहते तो महोबा बांदा होते हुए भी निकाल सकते थे, पर एक्सप्रेसवे के थ्रू उनको ऐसा लगता है कि ये रूट खाली है और शायद एक प्रॉपर स्पीड यानी कि 80 की स्पीड में लगातार गाड़ी चलेगी तो प्रयागराज अतीक को जल्दी पहुंचाया जा सकता है, जहां से उसको नैनी जेल शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर जेल है, बैराक बनाई गई है। डीजी जेल आनंद कुमार यूपी के हैं, उन्होंने बताया आज तक को किस तरह से राउंड क्लॉक 24/7 कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वहां लगाए गए हैं। बॉडी ऑन कैमरास जो पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं उन पर भी लगाए गए हैं। हालांकि जो पुलिस से करीबी अतीक अहमद की रही है वो किसी से छिपी नहीं है, इसके चलते प्रयागराज में कई पुलिसकर्मियों को शिफ्ट भी किया गया है, ट्रांसफर भी किया गया है, और जो नए पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जो नए जिलों में रहे हैं, उनको प्रयागराज शिफ्ट किया गया, जो अतीक अहमद की ड्यूटी में लगेंगे। ये भी एक बड़ा खतरा है। तो उसके अलावा जो काफिला हम फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर भी पुलिस के पास इंटेलिजेंस ये थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्तार अंसारी की तरह अतीक अहमद के गुर्गे भी इस काफिले को ज्वाइन करेंगे, साथ में आएंगे और एक नजर रखेंगे। पर अतीक का जो परिवार है, अतीक की जो बहन है या अशरफ की जो पत्नी है फातिमा, वो वकील के साथ लगातार काफिले के पीछे हैं। जो वकील हैं, जो उनकी बहन, उन्होंने आज तक से बातचीत भी करी और उन्होंने बताया कि अतीक की जान को खतरा है, इसलिए हम लगातार पीछे पीछे चल रहे हैं। चित्रा, अगर हॉल्ट की बात करेंगे तो लगभग बड़े हॉल्ट में झांसी के पुलिस लाइन में बड़ा हॉल्ट लिया गया था लगभग 1 घंटे का, जहां पर बताया गया कि वहां पर ब्रेकफास्ट हुआ, वहां पर सब पुलिसकर्मी क्योंकि साबरमती से कल शाम 6 बजे से चलकर आ रहे थे तो वो सब वहां पर फ्रेश हुए, इसलिए 1 घंटे का हॉल्ट लिया गया था। जिसके बाद अगली बार गाड़ी रुकी जालौन के पेट्रोल पंप पर, जहां मुश्किल से 15-20 मिनट लगे, जहां की रिपोर्ट अभी दर्शक देख भी रहे थे, जहां पर अतीक से बात करने की काफी कोशिश करी पर उस वक्त अतीक कुछ भी नहीं बोला। और अब काफिला जो है आप समझ लीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चल रहा है, एक 80 की स्पीड पर काफिला लगातार चल रहा है और लगभग माना जा सकता है कि 5:30 से 6 बजे के बीच अतीक अहमद का काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि ये घटनाक्रम जब से हुआ था सवाल उठ रहे थे यूपी पुलिस पर, क्योंकि मुख्य शूटर जिन पर 5 लाख का इनाम था वो गिरफ्त से बाहर थे। तो जिस तरह से अतीक अहमद को ही खींच के लाने वाली बात यहाँ पर हो गई, क्योंकि परिवार जो उमेश पाल का है, पत्नी जो है उसने आज तक से जब बातचीत की थी उन्होंने साफ कहा था कि जब तक अतीक और अशरफ पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा ये छोटे मोटे शूटर्स का कुछ भी नहीं होगा। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक को सीधे नैनी जेल लेकर जाया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद को नैनी जेल सीधे लेकर जाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले प्रयागराज में एंट्री के साथ ही सबसे पहले नैनी जेल में उसको लेकर जाया जाएगा, वहीं पर उसको रखा जाएगा। कल 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होनी है और ये पेशी अपने आप में काफी ज्यादा अहम होगी क्योंकि 4 सालों के बाद प्रयागराज में उसकी इस तरह से एंट्री हो रही है। क्या गुनाहों की सजा अब मिलने वाली है अतीक अहमद को? कम से कम पाल परिवार इसी तरह की उम्मीद कर रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 170 किलोमीटर दूर इस वक्त अतीक अहमद का काफिला है, उसको लेकर सीधे नैनी जेल जाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके गुनाहों की सजा क्या अब मिलने वाली है? अतीक अहमद जिसके प्रयागराज में तूती बोलती थी, जिसके खौफ से लोग थर थर कांपते थे, जिसके खिलाफ कोई गवाह बनने को तैयार नहीं था, उसके खिलाफ जब गवाही दी थी उमेश पाल ने, जरा सोचिए उस शख्स को फरवरी में मार दिया जाता है और अब इंसाफ की उम्मीद में पूरा का पूरा पाल परिवार इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। प्रयागराज से कवरेज लगातार जारी रहेगी। बात कर लेते हैं अमृतपाल की। 7 राज्यों की पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही है, उसके बारे में कोई पता अब तक नहीं चल सका है। हालांकि कुछ जगहों से उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोज जरूर देश के सामने हैं।
फरार अमृतपाल सिंह को लेकर सीसीटीवी वीडियो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन खुद उसे पकड़ने में पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। 18 मार्च को जालंधर में हुई घेराबंदी के बाद ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें वो भागता दिख रहा है। फरार अमृतपाल सिंह का सबसे ताजा वीडियो पटियाला से मिला है। जालंधर के पटियाला के रास्ते लुधियाना और फिर कुरुक्षेत्र फरार होने वाला अमृतपाल पटियाला की सड़कों पर घूमता नजर आया। इस वीडियो में अमृतपाल सिंह जैकेट पहने हुए दिख रहा है। जालंधर से लगातार भागता फिर रहा अमृतपाल सिंह इस वीडियो में तसल्ली के साथ चहलकदमी करता दिख रहा है। इन तस्वीरों में उसके साथ किरपान नहीं दिख रहा, जिसे निहंग सिख हमेशा अपने साथ रखते हैं। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उस महिला के घर के पास की है जहां इसके भागने के लिए एक्टिवा का इंतजाम किया गया। यहीं से वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए निकला और बलजीत कौर के घर करीब 24 घंटे तक रुका रहा। तो रात आए थे और लेट नाइट आए थे। उन्होंने खाना खाया, उसके बाद हमें पता चला कि वो हैं, वो नॉर्मल रह रहे थे। उनके बाद फिर उन्होंने हमारे मतलब फ़ोन भी यूज़ किए। अगले दिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठे थे, फिर उन्होंने चाय पी हमसे। उसके बाद उनमें से एक बाहर टहलने के लिए गया और 1:30 बजे के करीब वो घर से निकल गए। इसके पहले भी अमृतपाल सिंह की फरारी से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब पुलिस के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हैं। अब पुलिस के हाथ लगा है एक पासपोर्ट नंबर। ये पासपोर्ट नंबर है V2155280। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी पासपोर्ट नंबर के साथ खालिस्तानी मंसूबों के साथ अमृतपाल सिंह हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ था। फिलहाल ये पासपोर्ट नंबर देश में हर एयरपोर्ट पर रडार पर है। साथ ही इस पासपोर्ट के मालिक की देश के हर कोने में तलाश की जा रही है। दुबई में अमृतपाल सिंह के पास 5 मोबाइल नंबर थे। जब तक अमृतपाल सिंह दुबई में रहा, इसने ना पगड़ी बांधी और ना ही बाल लंबे रखे। पिछले 4-5 सालों से अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पंजाब और सिखों से जुड़े धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना भाषण देता रहा है। हिंदुस्तान आने से पहले अमृतपाल जॉर्जिया में 1 महीने तक रुका था। 20 अगस्त 2022 को अमृतपाल सिंह वापस लौटा तो देश विरोधी साजिश का पूरा प्लान तैयार कर चुका था। अमृतपाल सिंह ने अपने गांव में नशा मुक्ति केंद्र भी खोला, लेकिन इस केंद्र की आड़ में वो युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अमृतपाल से जुड़े हुए तकरीबन 200 करीबियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अमृतपाल कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। अमृतपाल के करीबियों पर कसा शिकंजा। अब तक 207 लोग गिरफ्तार। तीस लोग आपराधिक मामलों में लिप्त। 44 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। अजनाला कांड के बाद अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई और छापेमारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अजनाला केस के 10 आरोपियों को 6 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अमृतपाल सिंह के एक करीबी को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है।
कई राज्यों की पुलिस अब अपने यहाँ अमृतपाल से रिश्ता रखने वालों की धरपकड़ कर रही है। इसी कांड में जम्मू के आरएसपुरा के अमरीक सिंह नाम के शख्स और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल सिंह के करीबियों से पूछताछ के आधार पर उसके पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी है। एनआईए की टीम हथियारों, विदेशों से लिंक, फंडिंग और आईएसआई से लिंक की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबियों की पहचान कर एनआईए को उनकी सूची सौंपी है। इन्हें ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी के 142 लोग हैं जो 24 घंटे अमृतपाल के साथ रहते थे। बी कैटेगरी में 213 वो लोग हैं जो फाइनेंस और संगठन का काम देखते हैं। एनआईए की 8 टीमें पंजाब पहुंच गई है और इन टीमों ने अमृतसर, तरनतारण, जालंधर और गुरदासपुर जिलों में जांच शुरू कर दी है। इसी लिस्ट में पत्नी किरणदीप कौर भी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में उसकी पत्नी किरणदीप कौर, उसके परिवार से पूछताछ करने गई थी। सूत्रों की माने तो अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है और किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती है। 2020 में उसे और 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। किरणदीप कौर ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रही थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।